हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सो आज के लेक्चर में हम होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर, ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सक्रीशन इन मैन को स्टार्ट किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि मेन जो आर्गन होता है दैट इज किडनी, मेन एक्सक्रीटरी आर्गन किडनी होता है। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि एक्सेसरी आर्गन्स भी होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हमने वहां पर डिस्कस किया था। सो लिवर जो है ये भी मैंने आपको बताया था कि लिवर इज आल्सो द एक्सेसरी एक्सक्रिएटरी आर्गन, ठीक, ये भी एक्सेसरी एक्सक्रिएटरी आर्गन होता है। सो उसके कुछ फंक्शंस तो मैंने आपको वहां पर बताए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो था वो है होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर, क्योंकि लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक आर्गन इन द बॉडी, ठीक। सो आज हम लिवर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो लिवर होता है इट इज एक्चुअली a reddish brown organ, so it is a reddish brown organ located in the abdomen cavity, so it is present in the abdomen and just above the stomach, ठीक है। so stomach के ऊपर मौजूद होता है, so right above stomach, so इसकी stomach, इसकी जो पोजीशन होती है वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर मौजूद होता है और स्टमक के बिल्कुल ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये लिवर है एंड देयर इज स्टमक, ठीक है। सो दिस इज से फॉर एग्जांपल is stomach over here, so बिल्कुल स्टमक के साथ मौजूद होता है। so this is the stomach, okay। so यहाँ पर तो हमने इसकी पोजीशन की बात की कि लिवर एक्चुअली कहाँ पर मौजूद होता है। अब हम यहाँ पर इसके होम्योस्टैटिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि लिवर जो है कौन से होम्योस्टैटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो सबसे पहला जो फंक्शन हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। सो द फर्स्ट फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, okay, lipids and proteins. So this is the first function that we are going to discuss over here. So यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की किस तरह से होती है या लिपिड्स की या प्रोटीन्स की किस तरह से होती है, उसको अगर देखें। सो फॉर एग्जांपल अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई होती है, ठीक है, सो जब भी स्टमक में डाइजेशन के बाद जो ब्लड में डाइजेस्टेड फूड जब इंटर होता है तो यही फिर सर्कुलेशन में ये ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर के पास जाता है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि लिवर एक्चुअली उस मटेरियल को, उस मैकेनिज्म को, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए वर्क करता है या इसको एडजस्ट करता है। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर ग्लूकोज की लेवल ब्लड में ज्यादा है यानी खाना खाने के बाद और ग्लूकोज की लेवल जो है वो बढ़ जाती है और यही ब्लड जब यहाँ से गुजरता है या लिवर के पास आता है, सो यहाँ पर जो है रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि इस चीज को नोटिस करते हैं कि सेट जो पॉइंट है ग्लूकोज की जो हमने होम्योस्टेसिस में डिस्कस किया था उससे इसकी मिकदार ज्यादा है, तो क्या होता है यही जो ग्लूकोज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, अंडरस्टैंड। सो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन होता है इट इज परफॉर्म बाय द लिवर, ये फंक्शन लिवर परफॉर्म करता है। अब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दे आर व्हाट, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा है
मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो सिमिलरली अगर ग्लूकोज की लेवल डाउन होगी, मिसाल के तौर पर अगर फूड में काफी टाइम से अगर ग्लूकोज मौजूद नहीं है या काफी टाइम तक किसी आदमी ने जो है वो खाना नहीं खाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लेवल जो है ग्लूकोज की वो डाउन हो जाएगी। सो अगर ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, सो सिमिलरली अगेन दिस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द लिवर। सो फिर क्या होगा कि ग्लूकोज की अगर लेवल कम है तो फिर क्या होगा, जो ग्लाइकोजन अपना लिवर के अंदर स्टोर था, दैट ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज। यही जो ग्लाइकोजन है वो फिर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो ग्लाइकोजन का एक मखसूस रिजर्व होता है, यानी एक मखसूस लिमिट तक जो है बॉडी ग्लूकोज को, एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करती है। लेकिन अगर वो रिसोर्सेज मुकम्मल हो जाते हैं तो रिमेनिंग जो ग्लूकोज होता है उसको फिर फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी लिपिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो बहरहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन की। सो अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी ब्लड में, उसकी मिकदार कम होगी सेट पॉइंट से, तो फिर क्या होगा, ग्लाइकोजन इज आल्सो प्रेजेंट देयर इन द लिवर एंड दैट ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज। वो फिर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी में सर्कुलेशन के साथ यूज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस। उसके साथ साथ अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं, तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर यानी फूड में फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। सो दीज फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स, वो फैट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं इन द लिवर। सो फैटी एसिड्स को या और जितने भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको फैट में कन्वर्ट करना, उनको लिपिड्स में कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ लिवर। ये लिवर का फंक्शन होता है। सो यानी अगर हमने यहाँ पर फैट की बात की है तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द लिपिड्स, हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स टेक्स प्लेस। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोटीन की बात की है। सो प्रोटीन्स जब एक्सेसिव होते हैं बॉडी में, सो दे आर ब्रोकन डाउन बिकॉज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, वो स्टोर नहीं होते, वो ब्रेक डाउन होते हैं। सो हमारा अगला जो एक्चुअली टॉपिक होगा वो मेन होगा इसी के ऊपर। सो बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द अमाइनो एसिड्स में, and these amino acids are also further broken down, so further ये भी break down होते हैं in the liver। so ये liver में होता है। so एक कंडीशन तो मैंने आपको बताई कि जब एक्सेसिव होता है तो भी होता है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर बॉडी में से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज भी अवेलेबल नहीं है और लिपिड भी अवेलेबल नहीं है, यानी स्टारवेशन की वजह से समटाइम्स कुछ बंदों को जो है फूड अवेलेबल नहीं रहता, इतनी मिकदार में उनके पास ग्लूकोज या लिपिड्स के रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते हैं बॉडी में, तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि बॉडी का अल्टरनेट ऑप्शन होता है प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स इज द थर्ड ऑप्शन फॉर द बॉडी टू यूज इट फॉर एनर्जी। यानी जनरली हम प्रोटीन से एनर्जी हासिल नहीं करते क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा और कंस्ट्रक्टिव और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी में, दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी डायरेक्टली। लेकिन समटाइम्स अगर मजबूरी हो और ये जो बेसिक जितने भी चीजें हैं ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या लिपिड्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो फिर बॉडी प्रोटीन्स यानी अपने ही बॉडी के, अपने ही जिस्म के जो यूजफुल प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी यूज की जाती है। सो दिस इज आल्सो अ कंडीशन इन सम केसेस, बट जनरली जो है एक्सेसिव प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं, सो एक्सेसिव प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स एंड देन फर्दर अमीनो एसिड्स आर आल्सो ब्रोकन डाउन। सो दिस इज हाउ दैट दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द लिवर। ये फंक्शंस जो हैं वो लिवर परफॉर्म करता है। सो ये पहला फंक्शन, उसके बाद हम आते हैं सेकंड फंक्शंस की तरफ। सो नंबर सेकंड फंक्शन इज डीअमाइनेशन and urea formation. So this is the second metabolic or homeostatic function of liver, ठीक है। यहां पर हमने वर्ड लिखा है डीअमाइनेशन का। सो डी वर्ड का मतलब होता है लॉस एंड अमाइनेशन मीन्स एक्चुअली अमोनिया या अमाइनो ग्रुप। सो अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने के मैकेनिज्म को या उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। और इसी प्रोसेस के बाद यूरिया भी बनता है, वो भी लिवर के अंदर ही होता है। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज यूरिया फॉर्मेशन। यानी डीअमाइनेशन
एंड यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दी लिवर, ये लिवर के अंदर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि एक्सेसिव प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, एंड वो जो अमीनो एसिड्स रहते हैं उनको भी फर्दर ब्रेक डाउन करके उनका एक पार्ट जो है वो बॉडी में यूज किया जाता है फॉर द एनर्जी, और इट इज स्टोर्ड, एंड द अमीनो ग्रुप दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट और दैट इज नॉट यूज्ड इन द बॉडी, इट इज रिमूव्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो से फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड में ये मेन अल्फा कार्बन होती है, एंड उसके साथ ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, आप ये चीज पढ़ चुके हैं। सो देन देयर इज अमीनो ग्रुप, यहाँ पर NH2 यानी अमीनो ग्रुप होता है, देयर इज रेडिकल एंड देयर इज हाइड्रोजन एटम, ठीक। सो ये नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास अमीनो एसिड का। सो इसमें क्या होता है कि डीअमाइनेशन के प्रोसेस में ये जो अमीनो ग्रुप है इट इज रिमूव्ड, इसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड द रिमेनिंग दिस पार्ट which is known as organic acid, इस पार्ट को ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है, एंड दिस पार्ट इज ईदर यूज डायरेक्टली फॉर द एनर्जी, या तो इसको एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा, और इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज स्टोर्ड इन बॉडी। सो इसको बॉडी में स्टोर किया जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट this actually amino group is not used in the body, that's why यहाँ पर इस process को हम कहते हैं deamination। so this is actually the deamination। ये जो mechanism है यानी removal of the amino group is called as deamination। so clear हो गया। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं यूरिया फॉर्मेशन की तरफ। so जब deamination होगी तो जाहिर सी बात है वो जो amino group होगा it gets react with, so this NH2 reacts with hydrogen ion that is present there and it is converted into ammonia। so यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि ये जो NH3 है यानी अमोनिया प्रोड्यूस हो जाती है, and that ammonia is actually a very toxic gas। ये एक टॉक्सिक और हाईली रिएक्टिव जो है वो गैस होती है। सो इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए या तो ज़्यादा पानी अगर अवेलेबल होगा तो रिमूव होगी। सो मैन एज यू नो इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, उसके पास इतना पानी अवेलेबल नहीं रहता, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता पानी के इतने लॉस को। सो देयरफॉर दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया। सो ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है। ये सारा प्रोसेस भी हेपेटोसाइट्स में यानी लिवर के सेल्स में होता है। ये किस तरह से होता है, पहले हम जस्ट इसकी इक्वेशन को ड्रा करते हैं और उसके बाद हम इसके थोड़े डिटेल्ड प्रोसेस को भी देखेंगे, यूरिया साइकिल या यूरिया फॉर्मेशन को। सो यहाँ पर ये जो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होते हैं, एंड अल्टीमेटली यूरिया का जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो जाता है। सो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज यूरिया, हम इसको यूरिया कहते हैं। अब ये जो यूरिया है इट इज लेस टॉक्सिक एंड इट आल्सो रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर इट्स रिमूवल। सो ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें कि दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज द अमीनो ग्रुप देयर एंड देयर इज आल्सो अमीनो ग्रुप। सो दिस इज आल्सो अ यूरिया, ये भी यहाँ पर यूरिया ही होता है। सो या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। So urea formation take place in the liver or in the hepatocytes। So यहाँ पर हमने जनरली डिस्कस किया, लेकिन हम थोड़ा मैंने आपको बताया कि हम उस यूरिया साइकिल को भी डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन उसके डिफरेंट थोड़े स्टेप्स को, क्योंकि समटाइम्स वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं। सो here we are going to draw the urea cycle, that how actually urea is formed। सो यहाँ पर हम बात करेंगे यूरिया साइकिल की कि किस तरह से जो है, जो हमने बात की कि यूरिया प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली किस तरह से बनता है, क्योंकि हमें थोड़ा उसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। सो यूरिया साइकिल को एक्चुअली हम ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं। सो समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज ऑर्निथाइन साइकिल। ओके, सो इसको हम ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ऑर्निथाइन, इट इज
रिसाइकल्ड, यानी यूरिया फॉर्मेशन में ये जो मॉलिक्यूल है ये रिसाइकल्ड होता है। देयरफॉर हम यानी मेन जो एक्चुअली मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्सेप्ट करता रहता है वो हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज साइकिल। सो ये यूरिया साइकिल कहाँ पे होती है, मैंने आपको बताया, इट टेक्स प्लेस इन दी हेपेटोसाइट्स। अब हेपेटोसाइट हम कहते हैं लिवर सेल को, यानी लिवर सेल्स में ये होती है और इसके दो बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है विद इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास ये एक लिवर का सेल है दैट इज दी हेपेटोसाइट, सो इस लिवर के सेल में से दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो इसका जो पहला स्टेप होता है वो यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, सो यूरिया फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड द रेस्ट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, रेस्ट ऑफ स्टेप्स टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। सो साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज साइटोसोल। सो बकाया जितना भी मैकेनिज्म होगा वो यहाँ पर होगा। सो यानी दो चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम कहेंगे भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है यूरिया फॉर्मेशन का और उसके बाद रिमेनिंग जितना भी प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, साइटोसोल में। सो लेट्स सी दैट हाउ एक्चुअली दिस टेक प्लेस। सो सबसे पहले क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अमोनिया के वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और अटैच होने के बाद एक मॉलिक्यूल बनता है, दैट मॉलिक्यूल यानी इस रिएक्शन के बाद मॉलिक्यूल जो बनेगा उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल फॉस्फेट। सो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज कार्बोनाइल फॉस्फेट। और यहाँ पर क्या होता है कि दो एटीपी, क्योंकि आपको पता है हमने शुरू में बात की थी कि यूरिया की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस और बॉडी करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो अमोनिया जो टॉक्सिक गैस है उसको रिमूव करना होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है, उसको लेस टॉक्सिक करना होता है, इसीलिए एनर्जी भी जो है वो लगती है। सो दो एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पर खर्च होते हैं। सो 2 ATP आर यूज्ड, ओके, एंड एज अ रिजल्ट वी हैव दिस मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल फॉस्फेट। सो ये जो स्टेप, पहला जो स्टेप होता है that takes place in the mitochondria, यानी कार्बोनाइल फॉस्फेट कहां पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो अगर यहां पर हम इसको जस्ट सिंपली MIT लिखें तो आप समझ जाएंगे कि हम एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड बेटा? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द साइकिल। जो हम साइकिल कह रहे हैं, साइकिल का मतलब होता है कि जो चीज एक्चुअली राउंड में हो यानी सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो सर्कुलर हो, एक चीज जो यूज हो फिर वापस वही चीज आके जो है रिप्रोड्यूस हो, फिर वो चीज जो है रिसाइकिल हो जाए, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ साइकिल। सो यहाँ पर अगर हम साइकिल को ड्रा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल से दिस इज अ साइकिल, ताकि फिर हमें ये इजी हो जाएगा समझने में। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यानी दिस होल टेक प्लेस इन दी साइटोसोल। सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बकाया जितना भी होगा वो कहाँ पर होगा, साइटोसोल में। सो दिस इज हेपेटोसाइट एंड दैट इज साइटोसोल। So what happens that this carbonyl phosphate, यहाँ पर मैंने आपको बताया एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी मौजूद होता है and that molecule is known as ornithine, ठीक। So this molecule is present in the cytosol. So क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है that molecule is attached with this molecule that is carbonyl phosphate, वो इसके साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा एज अ रिजल्ट, यानी इनके रिएक्शन के बाद, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज सिट्रुलिन। सो हम उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, सिट्रुलिन मॉलिक्यूल। सो एज अ रिजल्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिट्रुलिन की प्रोडक्शन होगी। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जस्ट मैं आपको प्रोडक्ट्स का नाम ही बताता जा रहा हूँ। तो सिट्रुलिन की फॉर्मेशन के बाद what happens that this citrulline in further reaction gets converted into arginine succinate or arginine succinic acid,
बी हम इसको कहते हैं। सो देयर इज अनदर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज आर्जिनिन सक्सिनेट। क्लियर? सो दिस मॉलिक्यूल इज फाउंड आफ्टर द सिट्रुलिन। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो आर्जिनिन सक्सिनेट या आर्जिनिन सक्सिनिक एसिड जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन। सो ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दिस पार्ट सक्सिनेट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमेरेट, और फिर वो फ्यूमेरेट जो है वो टीसीए साइकिल में यूज हो जाता है। सो यहाँ पर आर्जिनिन बनता है। सो हियर वी राइट दैट arginine is actually amino acid that is produced, arginine. Then what happens that this arginine recycles this ornithine, यानी इस arginine से further जो है ornithine बन जाएगा, यानी this is converted into ornithine। और उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा। सो H2O is used over here, one water molecule is used, and as a result यूरिया is removed। सो यहाँ पर यूरिया फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वाटर यूज होगा और यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑर्निथाइन रीजनरेट हो जाएगा। सो ऑर्निथाइन रीजनरेट कहाँ से होगा? आर्जिनिन से, और उस वक्त यहाँ पर वाटर भी इन्वॉल्व होगा और यहाँ से यूरिया लॉस्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द यूरिया इज फॉर्म्ड। सो उसके बाद फिर ये ऑर्निथिन अगेन ये साइकिल जो है कंटिन्यूअस चलती जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल की। सो देयरफॉर दैट हाउ एक्चुअली दिस डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द लिवर, हमने यहाँ पर उसको डिटेल में डिस्कस किया। नाउ वी आर टॉकिंग or we are discussing the third important function of liver, that is production of bile. So number third function of liver is production of bile. Okay बेटा, अब ये जो bile है that is actually a digestive juice, हम इसको digestive juice भी कहते हैं, digestive juice। That is very important, it helps in the digestion of fat, यानी फैट की या लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। So this is formed in this liver, liver में बनता है, and then it travels to the small intestine where it helps in the emulsification or digestion of fat। So ये बाइल जो है ये कैसे बनती है, हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। So सबसे पहले एक्चुअली जो बाइल है इसकी प्रोडक्शन होती है ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड आरबीसी। सो रेड ब्लड सेल जो होते हैं आरबीसीज, ठीक है, जब ये ओल्ड हो जाते हैं, यानी जब इनका टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इनकी एज जो है मुकम्मल हो जाती है, एंड जनरली देयर एज इज 120 डेज, ठीक है, यानी प्रोडक्शन के बाद एक जो आरबीसी होता है उसकी एवरेज एज जो है वो 120 डेज यानी अराउंड 120 दिन तक जो है वो प्रॉपर्ली सर्वाइव कर सकता है, नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद फिर ये एबनॉर्मल हो जाता है, यानी ये फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता। सो क्या होता है कि बॉडी जो है ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से इन आरबीसी से बाइल बनती है। किस तरह से बनती है अब हम यहाँ पर देखेंगे। सो क्या होता है कि लिवर के सेल्स में, यानी हम यहाँ पर लिवर की बात कर रहे हैं, वैसे ये बाइल की जो प्रोडक्शन है या आरबीसी की जो डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन में भी होती है, ठीक है। सो मेनली वी आर जस्ट डिस्कसिंग द लिवर। सो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि लिवर के अंदर जो रेड ब्लड सेल यानी वहां से वो गुजरते हैं, तो वहां पर बहुत ही सिमिलर कंपार्टमेंट्स होते हैं जहां से, यानी दीज आर दी कैपिलरीज, जहां से आरबीसीज को गुजरना होता है। उनकी साइज बहुत छोटी होती है नेचुरली। सो से फॉर एग्जांपल दिस इज आरबीसी, ये एक रेड ब्लड सेल है, नॉर्मली दिस इज रेड ब्लड सेल। अब ये जो आरबीसी है जब यहाँ से गुजरते हैं तो नेचुरली क्या होता है, ये अपनी साइज को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यानी इनमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। सो यानी दे एक्चुअली चेंज देयर शेप। सो थोड़ा सा ऐसे फोल्ड होकर वहां से गुजर जाते हैं।
नेचुरली, यानी मैंने आपको बताया वहां से जो रास्ता है गुजरने का वो बहुत नेरो होता है आरबीसी की साइज के हिसाब से। यानी ये एक किस्म की समझ लो कि टेस्ट होती रहती है कि आरबीसी जो है वो फ्लेक्सिबल है या नहीं। आरबीसी वहां से थोड़ा फ्लेक्सिबल होके और गुजर जाते हैं नेचुरली। लेकिन जब यही आरबीसी अपनी साइज यानी अपनी नॉर्मल जो एज है वो अटेन कर लेता है, दैट इज 120 डेज, then what happens that the ability of its being flexible, being folding is actually lost, वो lost हो जाती है। यहाँ से आरबीसी जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आरबीसीज वहां पर accumulate होना शुरू हो जाते हैं, एक किस्म का जो है वो coagulation उनकी हो जाती है। the macrophage cells, अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्रोफेज जो सेल होते हैं these are actually the cells of immune system, ये immune system के cells होते हैं जो कि हर जगह बॉडी में मौजूद होते हैं। Macrophage cells are present in the liver, they recognize these cells, these old RBCs, इनको ये recognize करते हैं कि भाई ये जो RBC हैं वो अब यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते and they are causing problem, that's why macrophage say this is a macrophage cell। ये जो मैक्रोफेज सेल होता है व्हाट डज इट डू, दैट ये मैक्रोफेज सेल इस आरबीसी को इंगल्फ कर देता है, ठीक है। दिस आरबीसी इज इंगल्फ बाय दिस सेल, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर इंगल्फ होने के बाद ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। अब क्यों ब्रेक डाउन होंगे, क्योंकि एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद होती है और हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ठीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होता है कि उसमें से हेमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है और द हेमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, और वो जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर यूज्ड इन द बॉडी, वो बॉडी में यूज होते हैं, ठीक है। तकरीबन अराउंड 2 मिलियन RBCs are destroyed each second, यानी एक सेकंड में तकरीबन हर एक सेकंड में 2 मिलियन आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। और सिमिलरली फिर यही 2 मिलियन आरबीसीज बनते भी हैं, यानी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो फिर वो बोन मेरो में जो इनकी फॉर्मेशन चल रही होती है तो वहां पर ये बनते भी हैं, यानी 2 मिलियन डिस्ट्रॉय होते हैं तो 2 मिलियन बनते रहते हैं। एक्चुअली जो उनका गैप होता है वो पूरा रहता है। अंडरस्टैंड, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आ रहे हैं कि हर एक आरबीसी में तकरीबन 270 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी एक आरबीसी के अंदर 270 मिलियन हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन एक्चुअली, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर 2 स्टेप्स में ये रेड ब्लड सेल टूटेगा। पहले स्टेप में क्या होगा कि इसका जो हेमोग्लोबिन है वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा। हेमोग्लोबिन इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन। यहाँ पर हम लिखते हैं कि हेमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। भाई अमीनो एसिड्स में क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स में ही टूटेगा। these amino acids are used in the body, ये अमीनो एसिड्स तो बॉडी में यूज हो जाएंगे। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, यानी इस रेड ब्लड सेल का जो सेकंड पार्ट है हम उसको कहते हैं हेम, ठीक है। जो पार्ट बच जाता है दैट इज कॉल्ड एज हेम। वो जो हेम है उससे एक्चुअली बाइल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर ये किस तरह से होगी, मैं जरा इसको इरेज करके फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होता है। हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हेमोग्लोबिन जो है वो टूट जाएगा, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, और फिर यही अमीनो एसिड्स बॉडी में यूज हो जाएंगे। देन द रिमेनिंग पार्ट मैंने आपको बताया दैट इज नोन एज हेम, उसको हेम कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर इसको लिखें, द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज हेम। अब ये जो हेम है, फर्दर एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट देयर। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस हेम को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, बिकॉज दिस हेम इज एक्चुअली अ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ये एक किस्म का टॉक्सिक अनवांटेड यूजलेस सब्सटेंस है, ठीक है। इस हेम को सबसे पहले एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजिनेज,
एंजाइम यानी हेम ऑक्सीजनेज भी जनरली इसको कहते हैं। सो हेम ऑक्सीजनेज एंजाइम कन्वर्ट्स दिस हेम इनटू बिलीवर्डिन। सो क्या करेगा इसको, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन इज एक्चुअली अ पिगमेंट, सो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है। Then in the next step what happens that this biliverdin, इस biliverdin के ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा, that enzyme is known as reductase। उस एंजाइम का नाम होता है biliverdin reductase enzyme and that enzyme actually converts this biliverdin into bilirubin। ठीक है, सो ये आपने नाम सुने होंगे पहले भी, biliverdin और bilirubin। So these both pigments are actually present in the bile, ये bile में मौजूद होते हैं। So this biliverdin is orange in color, okay? So इसका कलर ऑरेंज होता है, इसका ग्रीन होता है, do remember this। और किस तरह से फॉर्म होता है मैंने आपको बताया, ये जो हेम पार्ट होता है उसमें फर्दर उसकी डिस्ट्रक्शन होती है और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दे आर एक्चुअली द बाइल, ये ही एक्चुअली बाइल होती है। और फिर ये जो बाइल होती है दिस इंटर्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड, लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करेगी। एंड फाइनली दिस बाइल इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फीसेस। सो फीसेस के साथ यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड जब फाइनली उसके ऊपर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करके उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, तो हम उसको फीसिस कहते हैं। सो एक्चुअली फीसिस इज व्हाट, फीसिस इज अनडाइजेस्टेड फूड बट ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट देयर। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्दर इसको क्या करते हैं, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, अपनी एनर्जी वहां से लेते हैं। सो देन फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू फीसेस, अब वो फीसेस में होगा, सो उसके साथ बाइल भी मौजूद होती है एंड दैट बाइल इज एक्सक्रीटेड आउट। अंडरस्टैंड बाबा? सो दिस इज हाउ दैट प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड इट्स रिमूवल टेक्स प्लेस एंड दिस इज परफॉर्म्ड बाय द मैक्रोफेज सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिवर, जो कि लिवर के अंदर मौजूद होते हैं। So this was the third function. Now we are moving towards the fourth function of liver. Okay students, so number fourth function of liver is detoxification. So simply detoxification का मतलब होता है, D means loss, टॉक्सिफिकेशन मींस टॉक्सिक मटेरियल, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि जो टॉक्सिक या जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। सो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन हम क्या कहते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये एक तो एक्सटर्नल सोर्स है, हम बॉडी के अंदर लाते हैं। सो वन सोर्स ऑफ दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सटर्नल, मिसाल के तौर पर अगर हम मुख्तलिफ किस्म के फूड्स प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या मोस्टली जो क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर जो है पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, और वो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं दीज आर द टॉक्सिक, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। Therefore these toxic substances are converted into less toxic substances, okay, and this takes place in the liver. So अल्कोहल हो गई या जितने और भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी जो है एक्सटर्नल सोर्स से भी हमारी बॉडी में एंटर होती हैं, तो लिवर क्या करता है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। एंड द अदर सोर्स ऑफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस इज इंटरनल सोर्स, यानी सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स नहीं बल्कि इंटरनल सोर्स भी होता है। अब इंटरनल सोर्स किस तरह से कि बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो भी होती है, सो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज H2O2 एंड दिस मॉलिक्यूल इज वेरी फेमस मॉलिक्यूल, आप पहले भी इसको जानते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में। दैट मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके बेटा,
अब ये जो मॉलिक्यूल है, दैट मॉलिक्यूल इज वेरी हाईली टॉक्सिक मॉलिक्यूल, और मैंने आपको बताया दिस इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड, इंटरनली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। सो लिवर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में दिस H2O2, this molecule is converted into water and oxygen with the help of enzymes। ठीक है, सो एंजाइम्स की मदद से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होगा, these toxic materials are converted into less toxic or useful material like water and oxygen। so यहाँ पर हमने बात की कि डिटॉक्सिफिकेशन में जितने भी ड्रग्स या पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है वो हम एक्सटर्नल सोर्स से, चाहे वो हम इनहेल करें, ब्रीथ करें, या हम उनको बाय फूड जो है बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, these toxic materials are detoxified by the endoplasmic reticulum that is present in the liver। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस और मटेरियल जो है, जिस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, they are produced within the body by the chemical reactions। so वहां पर क्या होगा कि again this molecule is converted into the useful substances or sometimes less toxic substances। so this mechanism is detoxification, clear? so now we are moving towards the last actually function of this liver, that is storage of vitamins। okay, so number 5th and last function that we will discuss today is the storage of vitamins। अब क्या होता है कि जितने भी फैट सॉल्युबल, क्योंकि विटामिन्स जो हैं वो हमारे पास आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं। एक विटामिन जो होते हैं हम उनको कहते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और सेकंड टाइप इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। okay, so water soluble is very much clear to you that they dissolve in the water। so ये जो substances हैं, ये जो vitamins हैं, they are not stored in the body, क्योंकि वो water soluble हैं, उनको body store नहीं कर सकती। so या तो हम उनको एक नॉर्मल मिकदार में लेते हैं, अदरवाइज अगर नॉर्मल मिकदार से ज्यादा वो हम बॉडी में एंटर कर देते हैं बाय फूड और सर्टेन फ्रूट्स वगैरह। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, दे आर, से फॉर एग्जांपल विटामिन सी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सो विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो दिस इज एक्चुअली रिमूव्ड विद द यूरिन, यूरिन के साथ ये विटामिन सी रिमूव हो जाएगा, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, क्लियर? सो अब हम आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं उनमें मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं भाई विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन डी, ठीक। So these are the vitamins, they are fat soluble and ये fat soluble होते हैं, तो अगर हम इनको excess में body में ingest करते हैं, so they are not removed but they are stored, they can be stored। so these molecules are actually stored in, these vitamins are stored in the liver। so ये liver में store होते हैं। so liver बहुत सारे vitamins प्रोड्यूस भी करता है, बनाता भी है, और साथ में उसकी स्टोरेज इन विटामिन्स की ए, बी और डी विटामिन्स, दे आर स्टोर्ड इन द लिवर। सो दिस इज हाउ दैट स्टोरेज ऑफ विटामिन्स आल्सो टेक्स प्लेस इन द लिवर। सो आज के इस लेक्चर में हमने जनरल डिस्कस किया कि हम जो लिवर होता है वो कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो कि होम्योस्टैटिक फंक्शंस भी हैं, और इसके अलावा जनरल मेटाबॉलिक फंक्शंस भी होते हैं बॉडी के। So hopefully in the next lecture or in the next video we will discuss urinary system of man, because actually we are dealing the excretion in man, ये हमारा मेन टॉपिक है। so वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये वीडियोस जो हमारे लेक्चर होंगे वो एक्चुअली पार्ट्स में होंगे। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया, दिस इज पार्ट 2 जिसमें हमने लिवर को डिटेल में डिस्कस किया, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट द यूरिनरी सिस्टम। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, and finally do subscribe the channel, okay, for the upcoming videos, and also if you find this channel important or these videos important, informative, so do share with your friends,
ओके, सो थैंक यू।